नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड एट वॉर। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। जरा सोचिए कि तब क्या होगा जब दुनिया की दो बड़ी परमाणु ताकतें एक दूसरे से सीधी जंग में उलझ पड़े। अमेरिका कई बार कह चुका है कि यूक्रेन रशिया से लड़ सके, इसके लिए अमेरिका जो भी कर सकेगा वो करेगा। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका इस युद्ध में किस हद तक शामिल है। जिन्हें उसकी भूमिका पर कोई शक है, उन्हें अपना शक दूर करने के लिए ब्लैक सी में हुई घटना को जान लेना चाहिए। ब्लैक सी में एक रशियन लड़ाकू विमान ने अमेरिका के खतरनाक ड्रोन को गिरा दिया। गिराया गया ड्रोन MQ-9 रीपर था। यह कोई मामूली सा ड्रोन नहीं है, इसका एक अतीत भी है। अमेरिका का दावा है कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन सिर्फ सर्वेलेंस के इरादे से ब्लैक सी पर गया था। लेकिन सच यह भी है कि पिछले करीब एक दशक में अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया भर में हाई प्रोफाइल हमले करने के लिए किया, जिसके लिए इस ड्रोन को हेलफायर मिसाइलों से लैस किया जाता है। तो अब सवाल यह है कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले एक ड्रोन युद्ध क्षेत्र के इतने नजदीक क्या कर रहा था। और अब यूक्रेन की जंग में एक और सवाल भी उठने लगा है। सवाल यह है कि अगर यूक्रेन इस युद्ध में हारने लगे तो क्या होगा। यूक्रेन रशिया का मुकाबला कर सके, इसके लिए अमेरिका का प्लान बी क्या है। हमारी अगली रिपोर्ट इसी बात की पड़ताल करेगी। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन के काला सागर में गिरने से पहले की यह तस्वीर झकझोर देने वाली है, जिसमें एक रूसी लड़ाकू विमान उस पर ईंधन उड़ेल रहा है। यूक्रेन में जब से युद्ध शुरू हुआ है, तब से यह पहला मौका है जब अमेरिका और रूस सीधी झड़प में उलझे हैं। अमेरिका का दावा है कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन जंगी मुहिम पर नहीं था। उसका दावा है कि उसका MQ-9 रीपर ड्रोन सिर्फ निगरानी के मकसद से ही काला सागर के ऊपर उड़ रहा था। लेकिन सच ये भी है कि पिछले करीब एक दशक में अमेरिका ने MQ-9 ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया भर में हाई प्रोफाइल हमले करने के लिए किया, जिसके लिए इस ड्रोन को हेलफायर मिसाइलों से लैस किया जाता है। गौरतलब है कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने बगदाद में ईरान के फौजी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करने के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया था। 2018 में अमेरिकी एयरफोर्स ने MQ-9 रीपर ड्रोन को कुल 3,25,000 घंटे तक उड़ाया। इसमें से उसके 91% मिशन जंगी मुहिम से जुड़े थे। लिहाजा अमेरिका इस बात का कोई साफ कारण नहीं बता पा रहा है कि इस तरह के ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला ड्रोन किस मकसद से यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के इतने करीब उड़ान भर रहा था। जहाँ तक युद्ध छेड़ने वाली हरकत की बात है तो मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। कई बार कुछ घटनाएं हो जाती हैं और साफ है कि हम इस वजह से रूस से कोई हथियारबंद संघर्ष नहीं चाहते। मेरा मानना है कि हमें इस घटना की जांच करनी चाहिए और इसे पीछे छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय एयर स्पेस में उड़ान के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका ने एक बात साफ कर दी है कि वो रूस से जंग नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी युद्ध जानबूझकर ही छेड़े जाते हों। पुलित्जर विजेता पत्रकार सेमूर हर्ष ने इस बारे में बहुत गंभीर आकलन पेश किया है। अमेरिका पर नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में तोड़फोड़ के लिए धमाका करने का आरोप लगाने के बाद उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। इस भविष्यवाणी के लिए उन्होंने एक बहुत ही साधारण सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की है। क्या होगा अगर रूस के जबरदस्त हमले के सामने यूक्रेन की रक्षा पंक्ति चरमरा जाए? यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का प्लान बी क्या है? बाइडेन प्रशासन में अपने सूत्रों के हवाले से सेमूर हर्ष ने अनुमान लगाया है कि इस स्थिति में अमेरिका रूस से टकराने के लिए सीधे जंग में कूद पड़ेगा। अमेरिका का ये आधिकारिक प्लान भी नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका युद्ध में सीधे कूदता है तो ये कदम दुनिया को सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा। इससे तनाव का चरम पर पहुंचना तय है। 17 मार्च को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में युद्ध अपराध के लिए व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। यूक्रेन के हालात पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने 2 वारंट जारी किए हैं। ये वारंट रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी राष्ट्रपति कार्यालय में बाल अधिकार के लिए कमिश्नर मारिया लवोव बेलोवा के लिए है। उन पर कथित तौर से यूक्रेन में कब्जा किए गए इलाके से बच्चों को रूसी गणराज्य में भेजने के युद्ध अपराध के आरोप हैं।
रूस ने गिरफ्तारी वारंट को अयोग्य बताकर खारिज कर दिया है। रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का सदस्य नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि रूस और पश्चिमी मुल्कों के बीच बातचीत का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए चीन ने एक 12 सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव रखा है। लिहाजा जब पुतिन और शी जिनपिंग इस हफ्ते मॉस्को में मिलेंगे तो पूरी दुनिया उन्हें सांस रोककर निहारेगी। सवाल यह है कि क्या चीन शांति दूत की भूमिका निभा पाएगा? पाकिस्तान के दक्षिण वजीरिस्तान में सुरक्षा बल की कार्रवाई में कम उम्र के 2 बच्चे मारे गए। बताया जा रहा है कि उनकी उम्र सिर्फ 4 और 5 साल थी। अब ये याद रखने वाली बात है कि पाकिस्तान में वजीरिस्तान कट्टरपंथियों का एक बड़ा अड्डा है। यहीं पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपना ठिकाना बना रखा है। पाकिस्तानी तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ खुले युद्ध का ऐलान कर रखा है और उसने एक के बाद एक कई हमले अंजाम दिए हैं। इस हिंसा पर काबू करने के लिए पाकिस्तान ने वजीरिस्तान में उग्रवाद विरोधी ऑपरेशन चला रखा है। लेकिन आतंकियों के साथ मुकाबले के दौरान 2 बच्चों के मारे जाने से पाकिस्तान को वजीरिस्तान में सद्भावना नहीं मिल पाएगी। वहां पर दोनों ही बच्चों को शहीद कहा जाने लगा है। हमारी अगली रिपोर्ट में इस घटना के बारे में और विस्तार से देखिए। पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने 15 मार्च को दक्षिण वजीरिस्तान के संघारा इलाके में एक ड्रोन हमले को अंजाम दिया। इसका मकसद अफगानिस्तान की सीमा के पास आतंकियों के छिपने के एक ठिकाने को निशाना बनाना था। इस हमले में कुल 8 आतंकी मारे गए, 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। अफसोस की बात यह है कि इस हमले में 2 बच्चों की भी मौत हो गई। 5 साल में यह पाकिस्तानी सेना का पहला ड्रोन हमला है। पाकिस्तान ने अपने इलाके के अंदर पिछली बार 2018 में ड्रोन हमला किया था। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने जिस तरीके से इस दौरान हुए हादसे में अपना पल्ला झाड़ा है वो सबसे हैरानी की बात है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी सेना ने इसी बात से इनकार कर दिया कि ये कोई ड्रोन हमला था। उसकी दलील है कि पाकिस्तान के सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई थी। उसने हमले के दौरान 4 साल और 5 साल के 2 बच्चों की मौत की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। पाकिस्तान की सेना ने मारे गए दोनों बच्चों को शहीद बताया है, लेकिन दक्षिण वजीरिस्तान के लोगों ने घटना का जो ब्यौरा आया है उसका विरोध किया है। उनका कहना है कि ये ड्रोन हमला था जिसमें छोटी उम्र के बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोग अपने दावे को सही साबित करने के लिए हमले के दौरान गिरे टुकड़े भी दिखाते हैं। वजीरिस्तान के जहन में ड्रोन हमले की कड़वी यादें हैं। आतंक के खिलाफ जंग के तहत अमेरिका ने करीब 2 दशक से ज्यादा वक्त तक छुपे हुए आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार ड्रोन हमले किए हैं। साल 2003 से 2016 के बीच करीब 3000 लोगों के मारे जाने का आरोप है। लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि इन हमलों की वजह से बेगुनाह नागरिक भी बेवजह मारे जाते थे। नवंबर 2022 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जब से पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है, तब से सुरक्षा बल को निशाना बनाने के लिए एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान ने इसके जवाब में आतंक विरोधी कार्रवाई को तेज कर दिया है। हालांकि वजीरिस्तान में कम उम्र के 2 बच्चों की अनायास मौत हो जाने से इस इलाके में हिंसा बढ़ने की आशंका है, जिससे पाकिस्तान करीब 2 दशकों से जूझ रहा है। क्या इजराइल गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या इजराइल में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को रसातल में धकेल दिया है? सवाल इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नेतन्याहू सुधार के नाम पर न्यायपालिका में जिस तरीके के न्यायिक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे इजराइल की न्यायपालिका की कमर टूट जाएगी। सवाल यह भी है कि नेतन्याहू करना क्या चाहते हैं। असल में वो इजराइल की न्यायपालिका को कार्यपालिका का मातहत बनाना चाहते हैं। लेकिन इजराइल के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके प्रधानमंत्री ऐसा करके बच निकले। इस वजह से अपने वजूद में आने के बाद से इजराइल अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों का गवाह बन रहा है। इन प्रदर्शनों ने मुल्क की रफ्तार पर सचमुच में ब्रेक लगा दिया है। कल्पना कीजिए कि इजराइल का प्रधानमंत्री अपने एयरपोर्ट तक नहीं जा पा रहा है। इजरायली प्रदर्शनकारी 16 मार्च गुरुवार की शाम प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के खिलाफ विरोध जारी करने के उद्देश्य से तेल अवीव की सड़कों पर फिर से उमड़ पड़े।
इस विरोध ने पश्चिम एशिया के इस राष्ट्र को पिछले 11 हफ्तों से झकझोर कर रख दिया है। इसे प्रतिरोध के दिन का नाम देते हुए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया और इजरायली पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। उत्तरी शहर यरूशलेम और हाइफा से भी प्रदर्शन की खबरें आई। सुबह होते ही यरूशलेम की सड़कें इजरायली प्रदर्शनकारियों की एक लंबी कतार से भर गई। यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने वाली सड़कों पर विरोध जताते हुए लाल लकीरें खींची। इजरायली पुलिस ने बाद में उन 5 इजरायलियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने इस प्रदर्शन की आग को भड़काया था। ये प्रदर्शन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा राष्ट्रपति इसहाक हरजोग के समझौते के प्रस्ताव को ठुकराने का नतीजा था। एक दिन पहले प्रस्तावित समझौता योजना की रूपरेखा तैयार करते हुए राष्ट्रपति ने सख्त चेतावनी जारी की। अगर कोई सोचता है कि हम इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाने वाले गृहयुद्ध के मुहाने तक नहीं पहुंचे हैं तो उसे कुछ पता ही नहीं है। इजराइल के 75वें वर्ष में पताल में गिरने में बस एक हाथ की दूरी बची है। गृहयुद्ध एक लक्ष्मण रेखा है। मैं किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दूंगा और जो भी करना है करूंगा। इजरायली लोगों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के आवास के बाहर उन्हें हवाई अड्डे तक पहुंचने से रोकने के लिए सैकड़ों इजरायली प्रदर्शनकारी जमा हो गए थे। प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू की जर्मनी की उड़ान से पहले बेन गुरियान हवाई अड्डे के बाहर यातायात बाधित कर दिया। नेतन्याहू की अति दक्षिणपंथी सरकार ने सत्ता संभालने के 1 महीने के बाद जब से जनवरी से सुधारों का ऐलान किया है, तब से इजराइल में लगातार बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रस्तावित न्यायिक सुधारों के बहुत से प्रावधानों को संसद ने लागू भी कर दिया है, जबकि इसे लोकतंत्र के अंत की तरह बताया जा रहा है। मैं यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए हूँ। जो न्यायिक सुधार कथित कानून के नाम पर यहाँ तानाशाही लागू करने के खिलाफ है। ये न्यायिक सुधार नहीं है, ये एक ऐसा मूल चूक बदलाव है जो इजराइल को पूर्ण तानाशाही की तरफ ले जा रहा है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर लोकतंत्र रहे, मेरे बच्चों के लिए, मेरे नाती पोतों के लिए, क्योंकि इजराइल एक लोकतंत्र है और इसे ऐसा ही रहना चाहिए। जो न्यायिक बदलाव हैं, अगर उन्हें लागू कर दिया गया तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को सांसद आम बहुमत से रद्द कर सकेंगे। ये न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित कर देगा, बल्कि इसके साथ ही कार्यपालिका को जजों के चुनाव में ज्यादा शक्तियां दे देगा। ये एक ऐसा कदम है जिसे लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश में मौजूदा नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को लेकर चिंता जताई जाने लगी है। इसके अलावा विरोधियों ने भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे नेतन्याहू पर ये आरोप लगाया कि वो सुधार के बहाने भविष्य में अपने खिलाफ आ सकने वाले फैसलों की संभावना खत्म कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपने दायरे से बाहर जाकर ऐसे सियासी मुद्दों में भी दखल दे देता है जिसका उसे इख्तियार नहीं है। दूसरी तरफ न्यायपालिका का बचाव करने वालों का मानना है कि लोकतंत्र एक ऐसा किला है जिस पर अधिकार और आजादी को सुरक्षा देने का जिम्मा है। अब देखना यह है कि इजराइल के 75 साल के इतिहास के ये सबसे बड़े प्रदर्शन क्या बेंजामिन नेतन्याहू को सुधारों को वापस लाने के लिए मजबूर कर सकेंगे, या फिर ये इजराइल में तानाशाही के नए दौर की शुरुआत के साथ ही धीरे धीरे शांत पड़ जाएंगे। क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। पश्चिमी युगांडा में सक्रिय एडीएफ यानी द एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस एक इस्लामी विद्रोही गुट है। अब उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो तक भी अपनी पहुंच बना ली है। 8 मार्च को एडीएफ ने मुकोंडी नाम के एक गांव पर हमला किया जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर फौजी वर्दी में आए थे। गांव वालों ने शुरुआत में उन्हें सैनिक समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन तभी इन हमलावरों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तो सवाल यह है कि ये विद्रोही गुट कैसा है? वो ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के इस अशांत क्षेत्र में क्या हासिल करना चाहता है, जहां M23 के बागी पहले से ही कई सालों से कहर बरपा रहे हैं। संघर्षग्रस्त पूर्वी कांगो में आतंकवादियों ने 40 से ज्यादा गांव वालों की हत्या कर दी। 8 मार्च की रात को अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी एडीएफ के बागी लड़ाकुओं ने मुंकोदी और उसके पड़ोसी गांव मूसा पर हमला बोल दिया। इस्लामी आतंकी गुट ने कई इमारतों में आग लगा दी और 40 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। इसके अलावा 11 बच्चों समेत करीब 17 लोगों को घायल कर दिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे गांव वालों को ऐसे किसी हमले की आशंका भी नहीं थी।
लोगों को यहाँ पर मार दिया गया, घरों में आग लगा दी गई, उन पर धारदार हथियारों से वार किया गया और आग लगा दी गई, लेकिन गोलियां नहीं चलाई गईं। असल में मुकोंदी में 31 आदमी मारे गए और हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर के एक गांव में 8 लोग मार दिए गए। कथित तौर पर सुरक्षा बल मौके पर बहुत देर से पहुंचे और उनके पास गांव वालों को बचाने का कोई मौका नहीं था। पूर्वी कांगो कई दशकों से 120 हथियारबंद गुटों से लड़ रहा है जो सत्ता, प्रभाव और प्राकृतिक संसाधन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हजारों नागरिकों की हत्या करने का आरोपी एडीएफ उनमें सबसे खौफनाक है। 2019 में उन्होंने इस्लामिक स्टेट से जुड़ने का ऐलान किया था। हालांकि ये गुट ज्यादातर उत्तरी किवू प्रांत में सक्रिय है, लेकिन हाल ही में इसने इतूरी प्रांत में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं और अब वो क्षेत्रीय राजधानी गोमा के आसपास भी सक्रिय हो गया है। माना जाता है कि इलाके में कांगो की सेना बहुत कम संख्या में मौजूद है, जिसकी वजह से एडीएफ अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। यहाँ 3 से 4 दिन नहीं बीतते हैं जब एडीएफ आतंकियों की बर्बरता की वजह से किसी मौत की खबर नहीं मिलती है। इसीलिए हम एक बार फिर और मैं इसे दोहरा रहा हूँ कि हमें यहाँ पर और तादाद में सेना की मौजूदगी की जरूरत है ताकि यहाँ पर शांति स्थापित की जा सके। इस हत्याकांड के 3 दिन बाद एडीएफ ने आशंकाओं को सही साबित कर दिया जब उसने किरिंदेरा गांव पर हमला करके 19 लोगों को मार दिया। सुबह के वक्त हुए इस हमले में एक स्वास्थ्य केंद्र को भी आग के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र और दूसरी संस्थाओं ने एडीएफ के आतंकियों पर बच्चों समेत आम नागरिकों को निशाना बनाने, उनका अपहरण करने, हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध अंजाम देने का आरोप लगाया है। उनका आतंक इस कदर है कि अमेरिका ने हाल ही में इस गुट के नेता सेका मुसीबालुकी की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर के इनाम का ऐलान किया है। इस इलाके में हिंसा और खून खराबे की वजह से करीब 50.5 लाख लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं, जिसने अफ्रीका में घरेलू पलायन से पैदा हुआ सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। कांगो के पूर्वी हिस्से में एडीएफ के उदय और उसके लगातार ताकतवर हो जाने से कांगो की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये उस दौर में हो रहा है जब आतंकी गुट M23 भी लगातार हमलावर है। आपको याद होगा कि इसी शो में हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि एल साल्वाडोर ने किस तरह से लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल का निर्माण किया है और अब एल साल्वाडोर इस जेल को आपराधिक गिरोहों के पकड़े गए गुर्गों से भर रहा है। अनुमान है कि एल साल्वाडोर में पहले से ही करीब 1 लाख लोग सलाखों के पीछे हैं। यह संख्या एल साल्वाडोर की आबादी के करीब 2% है, तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी संख्या है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का आरोप है कि एल साल्वाडोर की इस सख्त नीति का खामियाजा आम लोगों को ही उठाना पड़ रहा है। हालांकि एल साल्वाडोर के राष्ट्रपति नईब बुकेले ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि उनकी नीतियां देश में संगठित अपराध से मुकाबला करने के लिए हैं, लेकिन एल साल्वाडोर में आपराधिक गिरोहों की हिंसा से मुकाबला करने के लिए फौलादी पंजे की ये नीति कितनी कामयाब हुई है। दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक गिरोहों की नकेल कसने के लिए एल साल्वाडोर की संसद ने आपातकालीन उपायों की म्याद को फिर से बढ़ा दिया। 1980 से बात शुरू करें तो बैरियो 18 और MS-13 जैसे 2 सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह हैं जिनका एल साल्वाडोर की सड़कों पर दबदबा रहा है। लेकिन पिछले 1 साल से वहां के 41 साल के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने बहुत ही सख्त कार्रवाई शुरू की है। वो देश में सक्रिय आपराधिक गिरोहों के हर एक गुर्गे को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। नायब बुकेले ने इसी मकसद से लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी जेल बनवाई है। इस जेल में 40,000 कैदियों को रखने की क्षमता है। यह आतंक विरोधी केंद्र 23 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ कैद किए गए शख्स का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रह जाता है और उन्हें केवल अदालत में पेश करने के लिए ही बाहर ले जाया जाता है। 7 गार्ड टावरों वाली इस जेल को तोड़ना लगभग असंभव है। इस नई नवेली जेल को गिरफ्तार लोगों से भरा जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस सरकार को और वक्त दिया जाए। हमें आपराधिक व्यवस्था से लड़ाई जारी रखने की जरूरत है। हमें साल्वाडोर के नागरिकों और परिवारों को अच्छा जीवन और उनकी संपत्ति की गारंटी देने की जरूरत है। 2015 में होंडुरास को पीछे छोड़कर
एल सल्वाडोर दुनिया का सबसे हिंसक देश बन गया। यहाँ पर हत्याओं की दर हर 1 लाख निवासियों पर 100 से ज्यादा हो गई। आपराधिक ग्रोहों द्वारा ताबड़तोड़ हत्याओं के बाद मार्च 2022 में यहाँ आपातकाल जैसा विशेष कानून लागू कर दिया गया। इसके बाद दुनिया और सेना की कार्रवाइयां तेज हो गई। गिरोह के संदिग्ध सदस्यों और उनके साथियों की घेराबंदी हो रही है। कुछ संवैधानिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया। वारंट के बिना गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसी का नतीजा है कि एल सल्वाडोर के लोगों को कैद में रखे जाने की दर दुनिया में सबसे अधिक है। लेकिन राष्ट्रपति नायब बुकेले का दावा है कि हालात में बहुत सुधार हुआ है। यहाँ प्रति 1 लाख निवासियों पर 73 हत्याओं की हत्या दर थी। 2022 में ये हत्या दर घटकर प्रति 1 लाख पर 3 हत्याएं हो गई। पिछले साल सोयापांगो में हत्या की दर कनाडा की हत्या दर के बराबर थी। सोयापांगो के युवाओं को अब वो बनने की आजादी है जो वो बनना चाहते हैं। अब वो कलाकार या एथलीट बनने, स्कूल जाने या नौकरी पाने, खेलने और मौज मस्ती करने, बाहर जाने और अपने समुदाय में रहने, खेल के मैदानों और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। और अब भी यहाँ इस क्यूबो में भी उनका स्वागत है, जिसमें किताबें, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर्स और इंटरनेट है। फिलहाल ऐसा लगता है कि नायब बुकेले के साथ लोगों का पूरा समर्थन है। 86% अप्रूवल रेटिंग के साथ वो लैटिन अमेरिका में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। हालांकि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। मानो ड्यूरा अर्थात फौलादी पंजों जैसी सख्त आपराधिक ग्रोह विरोधी नीति की ह्यूमन राइट्स वॉच ने काफी आलोचना की है। उनकी माने तो इस नीति का इस्तेमाल समाज के कुछ सबसे कमजोर वर्गों के लोगों को गिरफ्तार करने के लाइसेंस की तरह किया जा रहा है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स वॉच ने जबरन गुमशुदगी, यातना, बंदियों के साथ दुर्व्यवहार और हिरासत में होने वाली मौतों के बारे में भी सरकार को परेशानी में डालने वाले सवाल उठाए हैं। लेकिन नायब बुकेले की सरकार ने हिंसा से परेशान होकर पलायन करने वाले मामलों में आई गिरावट की प्रवृत्ति का हवाला देकर सभी आरोपों को खारिज कर दिया। नायब बुकेले की सरकार जोर देकर कहती है कि एल सल्वाडोर में लोगों को सुरक्षित महसूस कराने का एकमात्र तरीका अपराधियों को सलाखों के पीछे रखना है। तो ये था हमारा आज का शो। ये शो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। आप मेरे साथ मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जुड़ सकते हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। Z News.